Hello friends, class 10th. Again I am here for teaching you geography. Chapters Lifeline of National Economy. ये 5th चैप्टर है आपका. We use different materials. हम बहुत सारे मटेरियल्स और सर्विसेज सेवाएं लेते हैं अपने डेली लाइफ में. सम ऑफ दीज आर अवेलेबल इन आवर इमीडिएट सराउंडिंग. कुछ तो ऐसी होती हैं जो हमारे आस पड़ोस में तुरंत मिल जाती हैं. वाइल अदर रिक्वायरमेंट आर मेड बाय ब्रिंगिंग थिंग्स फ्रॉम अदर प्लेस. जबकि कुछ ज़रूरतें हमारी ऐसी होती हैं, रिक्वायरमेंट जो हमें मिलती है ब्रिंगिंग थिंग्स फ्रॉम अदर प्लेसेस. दूसरी जगह से हमें वो चीज़ें अरेंजमेंट करनी पड़ती हैं. गुड्स एंड सर्विसेज की अगर हम बात करें, डू नॉट मूव फ्रॉम सप्लाई लोकल्स टू डिमांड लोकल. जो गुड्स हैं यानी जो वस्तुएं हैं और जो सेवाएं जो हम लेते हैं, जैसे इंटरनेट है वो भी एक प्रकार की सर्विस ही है. खाना हम ऑर्डर करते हैं, दैट इज ए सर्विस. बैंक में पैसा रखते हैं, दैट इज ए सर्विस. पोस्ट ऑफिस. डू नॉट मूव फ्रॉम सप्लाई लोकल्स टू डिमांड लोकल ऑन देयर ओन. खुद ही अगर हम डिमांड करते हैं तो अपने आप तो नहीं पहुंच जाएंगे वो. द मूवमेंट ऑफ दिस गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम देयर सप्लाई लोकेशन टू डिमांड लोकेशन नेसेसिटी द नीड फॉर ट्रांसपोर्ट. तो जो मूवमेंट है, जो गति है इन गुड्स और सर्विसेज की फ्रॉम देयर सप्लाई लोकेशन, जहाँ से इनकी सप्लाई हो रही है, पूर्ति हो रही है, उस जगह से जहाँ इनकी डिमांड है उस जगह तक नेसेसिटी द नीड फॉर ट्रांसपोर्ट. इट मीन्स जहाँ पे वो प्रोड्यूस होती हैं या यहाँ जहाँ से उनकी सप्लाई हो रही है और जहाँ पर उनकी डिमांड है, वहाँ तक पहुँचने के लिए एक जो मीडियम है वो है ट्रांसपोर्ट का. सम पीपल आर इंगेज इन फैसिलिटिंग दीज मूवमेंट. कुछ जो लोग हैं वो इस मूवमेंट्स में इंगेज रहते हैं. दीज आर नोन टू बी ट्रेडर्स. वो व्यापारी कहलाते हैं. हु मेक द प्रोडक्ट कम टू कंज्यूमर. जो क्या करते हैं, प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाने का काम करते हैं ट्रांसपोर्टेशंस के द्वारा. दस द पेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कंट्री. इस प्रकार जो पेस हम डेवलपमेंट का देखते हैं कंट्री का, डिपेंड अपॉन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. वो किस पर डिपेंड है, प्रोडक्शन जो हो रहा है देश में वस्तुओं और सेवाओं का, एज वेल एज देयर मूवमेंट ओवर स्पेस में. देयरफॉर इफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है आर फ्री रिक्वेस्टीज फॉर फास्ट डेवलपमेंट. जो एफिशिएंट है मतलब बहुत प्रभावशाली ट्रांसपोर्ट हम कह सकते हैं. प्रीरिक्विजिट फास्ट डेवलपमेंट के लिए ट्रांसपोर्ट एक बैकबोन का काम करेगा देश के लिए. इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हमें सुधारना है तो हम ट्रांसपोर्टेशन को देखें तो वी शुड इम्प्रूव द ट्रांसपोर्ट. वी कैन से इफ we are going to change the economy of our country, then we must improve the transportation system of our country. मूवमेंट अगर हम देखें इन गुड्स और सर्विसेज का, कैन बी ओवर 3 इम्पॉर्टेंट जो डोमेन अर्थ के 3 जो आयाम है, डोमेन जो है, एक तो है लैंड, दूसरा है वाटर एंड थर्ड वन इज एयर. बेस ऑन दिस ट्रांसपोर्ट, इस ट्रांसपोर्ट के बेसिस पर कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड इन टू लैंड. ट्रांसपोर्ट के आधार पर हम 3 भागों में बांटते हैं, लैंड, वाटर और एयर ट्रांसपोर्ट. इन द सेम वे इफ यू टॉक अबाउट एक्सपेंड फार एंड वाइड, लॉन्ग टाइम तक अगर हम देखें, फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक जो व्यापार था और ट्रांसपोर्ट जो यातायात था रिस्ट्रिक्टेड था, यानी उसमें कुछ पाबंदियां थी, रिस्ट्रिक्शन थे. एक सीमित जगह तक ही व्यापार हो पाता था क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ना होने से जर्नी करना लॉन्ग डिस्टेंस पॉसिबल नहीं था. फिर ट्रेड, व्यापार नहीं कर पाते थे. साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम देखते हैं, अगर हम विज्ञान और टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी को देखें, उनका विकास देखें, द एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, जो एरिया हम देखते हैं, इन्फ्लुएंस प्रभाव हम देखते हैं ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट में एक्सपेंडेड. अगर हम व्यापार देखें और यातायात को देखें तो आज ये तेजी से क्या हो रहा है,
चारों ओर फार एंड वाइड चारों ओर एक्सपेंड हो रहा है व्यापार और यातायात का। जब यातायात है, ट्रांसपोर्ट है, तभी तो ट्रेड पॉसिबल हो रहा है। अदरवाइज एंशियंट पीरियड में ट्रांसपोर्ट नहीं था तो ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस तक व्यापार करना पॉसिबल नहीं हो पाता था। टुडे द वर्ल्ड हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू अ लार्ज विलेज। ये खास लाइनिंग है। आज जो पूरा संसार है, पूरा संसार किस में कन्वर्ट हो गया? एक बड़े से गांव में। वैश्विक गांव की संज्ञा मिली है आज ट्रांसपोर्ट के जरिए। विद द हेल्प ऑफ इफिशियंट और फास्ट मूविंग, प्रभावशाली और तेजी से चलने वाले यातायात की सुविधाएं हमारे पास हैं। ट्रांसपोर्ट हैज़ बीन एबल, जो ट्रांसपोर्ट यातायात है, हैज़ बीन एबल टू अचीव दिस विद द हेल्प ऑफ इक्वली डेवलप्ड कम्युनिकेशन। आज हम देख रहे हैं जो ट्रांसपोर्ट है एबल हुआ है वो अचीव किसकी मदद से? डेवलप जो कम्युनिकेशन है, संचार के प्रथा जो है, संचार प्रणाली जो है। देयरफॉर ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और ट्रेड, एक तो ट्रांसपोर्ट, दूसरा कम्युनिकेशन, तीसरा ट्रेड जो व्यापार है, यातायात है और संचार है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे के क्या है? पूरक माने जाते हैं। टुडे अगर हम आज देखें, इंडिया इज वेल लिंक्ड विद द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। आज पूरा संसार जो है, आज पूरा भारत जो है संसार से जुड़ा हुआ है, वेल लिंक्ड है। इट वाज साइज, डाइवर्सिटी और लिंग्विस्टिक। जो भारत की अगर हम बात करें, यहाँ पर इसका जो आकार है, 7वां सबसे बड़ा देश है वर्ल्ड में। डाइवर्सिटी, यहाँ बहुत सारी विभिन्नताएं हैं। एंड लिंग्विस्टिक, यहाँ कई जाति भाषाओं को बोलने वाले लोग भी हैं। एंड सोशो कल्चरल, यहाँ का जो सामाजिक सांस्कृतिक है, प्लूरलिटी अगर हम देखें। रेलवे जो हमारे यहाँ है, एयरवेज हैं, वाटरवे हैं, न्यूज़पेपर हम देखते हैं, रेडियो है, टेलीविज़न, सिनेमा, इंटरनेट एट्सेट्रा हैव बीन कंट्रीब्यूटिंग। ये सभी चीज़ें क्या कर रही हैं? योगदान दे रही हैं सोशो इकोनॉमिक में, सामाजिक आर्थिक रूप से कई तरीके से देश को आगे बढ़ाने में काफ़ी यूजफुल माने जाते हैं। ट्रेड फ्रॉम लोकल टू इंटरनेशनल, जो व्यापार की अगर हम बात करें लोकल से इंटरनेशनल लेवल तक, हैव एडेड टू द वाइटलिटी ऑफ इट्स। इसकी जो इकोनॉमी में इसका जो इम्पोर्टेंस है वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, हम व्यापार की अगर हम बात करें लोकल से लेकर इंटरनेशनल तक, इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है एक व्यापार का। इट हैज इनरिच्ड आवर लाइफ एंड एडेड सस्टेनली एंड ग्रोइंग एमेनिटीज। एमेनिटीज कहते हैं सुविधाओं को। आज हम देख रहे हैं गांव स्तर में भी, गांव में बहुत सारे लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं। ट्रांसपोर्ट के जरिए पॉसिबल हुआ है, प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ है, क्योंकि जहाँ पर सप्लाई हो रही है उस सप्लाई से कहाँ पहुँच रही है? जहाँ उसकी डिमांड है। तो हम कह सकते हैं कि जो ट्रांसपोर्टेशन है ये देश के लिए एक लंग्स का काम करता है। एंड एडेड सस्टेनली ग्रोइंग एमेनिटीज एंड फैसिलिटी फॉर द कम्फर्ट्स ऑफ लाइफ। जीवन के आराम के लिए, आरामदायक जीवन बनाने के लिए, कंफर्टेबल लाइफ बनाने के लिए ज़रूरी है। इन दिस चैप्टर में अगर हम देखें, यू विल सी हाउ मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कितना जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है और कम्युनिकेशन है, सर्व एज लाइफ लाइन। हमारे लिए संचार और यातायात जो है एक जीवन रेखा माना जाता है नेशंस के लिए। इट मॉडर्न अगर हम बात करें, मॉडर्न इकोनॉमी अगर हम देखें, इट इज़ दस एविडेंट दैट इट डेंस एंड एफिशिएंट। बहुत घना और प्रभावशाली नेटवर्क है ट्रांसपोर्ट का और कम्युनिकेशन का। प्री रिक्वेस्ट फॉर लोकल के लिए भी, नेशनल के लिए भी और ग्लोबल लेवल पर अगर हम बिजनेस करना चाह रहे हैं उस लेवल के लिए भी ज़रूरी माना जाता है। यहाँ पर हमने ये देखा, जो हमने लैंड में देखा, हमने 3 तरह के ट्रांसपोर्ट देखे। लैंड में 3 तरह की क्या है? रोडवे, रेलवे और पाइपलाइन है। वाटरवे में 2 है, एक इनलैंड है और एक ओवरसीज है जो समुद्रों के द्वारा करते हैं, इनलैंड हम भारत के अंदर। और एयरवे में भी 2 तरह के आते हैं, एक डोमेस्टिक है जो घरेलू उड़ान जिसे बोलते हैं, जो इंडिया के स्टेट के इंटरनल एयरवेज जो हैं, और एक इंटरनेशनल में आता है। डोमेस्टिक एयर में पब्लिक अंडरटेकिंग होता है और प्राइवेट भी हो सकता है। 2 तरीके के अंडर गवर्नमेंट भी चलते हैं। Here now I am telling you about the roadways. First of all, I am going to tell you about the roadways. It's a best way of transportations. India has one of the largest road network. भारत के अगर हम रोड नेटवर्क की बात करें, सबसे बड़ा नेटवर्क माना जाता है संसार में। एग्रीगेटिंग इन अबाउट, अनुमानित अबाउट
2.3 मिलियन किलोमीटर। एट प्रेजेंट अगर हम देखें इंडिया में रोडवे है प्रीसीडेड रेलवेज, रेलवे को क्या कर रहे हैं, प्रीसीड कर रहे हैं वो। दे स्टिल हैव एन एज ओवर रेलवेज, एक लिंकअप का काम करते हैं रेलवेज के लिए। स्टिल हैव एन एज है जो ओवर रेलवे इन व्यू ऑफ ईज दे कैन बी बिल्ट एंड मेंटेन। क्यों ज़्यादा प्रभावशाली माने जा रहे रेलवे के मुकाबले में, क्योंकि जो व्यू अगर हम देखें ईज विथ दे कैन बी बिल्ट, वो बिल्ट किए जा सकते हैं आसानी से और मेंटेन किए जा सकते हैं। द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट विच रेल ट्रांसपोर्ट इज रूटेड इन फॉलोइंग रीजन। रेल ट्रांसपोर्ट के मुकाबले में जो इसका इम्पोर्टेंस है वो कई रीजन से। आखिर ऐसे कौन से ऐसे रीजन है जिससे हम रेलवे ट्रांसपोर्टेशन के मुकाबले में रोड ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ रोड इज मच लोअर देन दैट ऑफ रेलवे लाइन। जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है यानी जो बनाने का रोड बनाने का खर्चा आता है वो रेलवे ट्रैक्स बनाने के मुकाबले में काफ़ी कम आता है। तो कंस्ट्रक्शन जो कॉस्ट होती है रोड की वो बहुत ही कम होती है रेलवे लाइंस के मुकाबले में। रेलवे लाइंस में वही चीज़ है, पेड़ों को काटना पड़ता है, फिर रेलवे ट्रैक्स बिछाने पड़ते हैं, तो काफ़ी इसमें ज़्यादा खर्चा आता है, मच कॉस्टली देन द रोड ट्रांसपोर्ट। दूसरा, रोड कैन ट्रेवर्स कंपैरेटिवली मोर डिसेक्टेड एंड अनडेल्टिंग टोपोग्राफी। जो जैसे हम देखते हैं कहीं पर प्लेट्यूज है या कहीं पर माउंटेन है, उन इलाकों में तो रेलवे ट्रैक्स बनाना पॉसिबल नहीं होता है। तो बेसिकली पहाड़ों पर भी अगर हम हिल्स एरिया में देखें, हिली एरियाज जो हैं या प्लेटोज हैं, हर जगह पर हम देखते हैं कि हम आसानी से कंपैरेटिवली मोर डिसेक्टेड है, आसानी से हम उसको क्या कहते हैं कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं टोपोग्राफी वाले स्थानों पर भी। जैसे कहीं पर हिल है, कहीं पर प्लेट्यूज है या कहीं पर बैरन लैंड्स है, उन जगहों पर हम आसानी से रोड को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। रोड कैन नेगोटिएट हायर ग्रेडियंट स्लोप्स एज वेल एज सच एज कैन ट्रांसवर्स माउंटेन। रोड को आसानी से हम नेगोशिएट कर सकते हैं, यानी कि हायर ग्रेडियंट जो स्लोप्स ढाले भी है वहाँ पर सच ट्रेवर्स माउंटेन में भी हम क्या कर सकते हैं, हिमालयन रीजन में भी रोड को कंस्ट्रक्ट करने के लिए कैपेबल है। रोड ट्रांसपोर्ट इज इकोनॉमिकल है, मिडवे है इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्यूअर पर्सन के लिए ट्रांसपोर्ट के लिए आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं एंड रिलेटिवली स्मॉलर अमाउंट ऑफ गुड्स, और जो स्मॉलर अमाउंट ऑफ गुड्स भी है तो उसको हम शॉर्ट डिस्टेंस पर भी ट्रैवल कर सकते हैं ले जाके। इट आल्सो प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस। जैसे हमें पता है कि एयरवे तो डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड नहीं करता है, वाटरवे भी नहीं करता है, रेलवे भी नहीं करता है, लेकिन रोड ऐसा है, रोड ट्रांसपोर्ट एक इतना हेल्पफुल है कि लोगों के लिए डोर टू डोर, जिनके मकान सड़कों पर है रोड साइड, वो जानते हैं कि डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करता है। दस द कॉस्ट ऑफ लोडिंग, इसलिए जो कॉस्ट होती है लोडिंग और अनलोडिंग की वो काफ़ी लोअर है। रोड ट्रांसपोर्ट इज ऑल्सो यूज एज ए फीडर टू अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, एक लिंकअप का काम करता है, अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से भी जुड़ा हुआ है। जैसे रेलवेज हैं या वाटरवेज हैं, एयरवेज हैं, उनसे भी तो जुड़ा रहता है रोड। दे कैन प्रोवाइड ए लिंक बिटवीन अ रेलवे स्टेशन, एयर एंड सी पोर्ट से जुड़ा होता है। इंडिया में अगर हम देखें रोड आर क्लासिफाइड, अगर हम रोड को क्लासिफाइड करें 6 क्लासेस मानी जाती हैं अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। लुक एट द मैप ऑफ नेशनल हाईवे का अगर हम मैप देखें तो इसका सिग्निफिकेंट रोल हमें समझ में आएगा कि ये रोड क्या इम्पोर्टेंस प्रोवाइड करती हैं, क्या इम्पोर्टेंस है इनका हमारे नेशनल इकोनॉमी के लिए, देश की इकोनॉमी के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे। अब ये क्या होता है, द गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ मेजर रोड डेवलपमेंट। सरकार ने क्या जारी किया है, मेजर रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, जिसमें दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई एंड दिल्ली बाय 6 लेन सुपर हाईवे के द्वारा जुड़े हैं ये शहर जो है। नॉर्थन साउथर्न कॉरिडोर की अगर हम बात करें, नॉर्थ से लेकर साउथ तक की कॉरिडोर जो है, लिंकिंग श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक, तभी इसको नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बोला है। ऐसे ही ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर भी है, सिलचर आसाम से पोरबंदर गुजरात तक। ये कौन सा है, ईस्ट वेस्ट, यानी ईस्ट वेस्ट कहाँ से जुड़ा है, सिलचर से लेकर गुजरात तक। और नॉर्थ साउथ जम्मू कश्मीर से श्रीनगर से कन्याकुमारी तक।
अब पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट्स में माने जाते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव जो है, मुख्य जो लक्ष्य हैं इसके सुपर हाईवे के, इज टू रिड्यूस टाइम, समय को कम करता है। जितना लंबा हम नेशनल हाईवे बनाएंगे पहाड़ों को काट के या मैदानी भाग को वो करके, तो हमें ये टाइम कंज्यूमिंग होगा, हमारा समय बचेगा, डिस्टेंस कम होगी बड़े बड़े शहरों के बीच में भारत में। दीज हाईवे प्रोजेक्ट जो है बिंग इम्प्लीमेंट, किसके द्वारा लागू किए जा रहे हैं? ये जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे है, यानी दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, बड़े बड़े महानगरों को कनेक्ट करने की स्कीम है इसमें। जैसे नॉर्थ से साउथ में देख रहे हैं हम, यानी कि श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक। फिर हम ईस्ट से वेस्ट में देख रहे हैं हम, आसाम सिलचर से लेकर पोरबंदर गुजरात तक जा रहा है। यू शुड कीप दीज फैक्ट इन योर ब्रेन। प्रोजेक्ट आर बीइंग इम्प्लीमेंट, और ये जो प्रोजेक्ट है, ये योजना है, वो किसके द्वारा लागू की जा रही है देश में? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे की ये की जा रही है NHAI के द्वारा, यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसका जो हेड ऑफिस है वो दिल्ली में है। अगली अगर हम बात करें लैंड ट्रांसपोर्ट की, उसमें नेशनल हाईवेज आते हैं। नेशनल हाईवे आर लिंक एक्सट्रीम पार्ट ऑफ कंट्री, दीज आर प्राइमरी रोड माने जाते हैं। सिस्टम आर लेड एंड मेंटेन बाय सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, CPWD जिसे बोलते हैं। जैसे कुछ सड़कें जो होती हैं वो BRO बनाती हैं, लेकिन कुछ सड़कें CPWD बनाती है, यानी जिसको लोक निर्माण विभाग बोलते हैं हिंदी में। नंबर ऑफ मेजर नेशनल हाईवे जो होता है रन इन नॉर्थ, साउथ एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शंस होते हैं। द हिस्टोरिकल शेरशाह सूरी मार्ग है, उसको नेशनल हाईवे बोलते हैं नंबर 1, जो दिल्ली से अमृतसर के बीच में है। शेरशाह सूरी के द्वारा बनाया गया, बोलते हैं भारत में ग्रांड ट्रंक रोड भी जिसे कहा जाता है। अहमदाबाद एंड बड़ौदा एक्सप्रेस वे दिखा रखा है इसमें। इसी तरह से अगर हम बात करें, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, कह रहा है डू यू नो द नेशनल हाईवे 7 इज द लॉन्गेस्ट माना जाता है, ट्रेवर्सेस 2369 याद रखिएगा किलोमीटर है ये, बिटवीन वाराणसी से कन्याकुमारी तक। इसमें जबलपुर, नागपुर, हैदराबाद, बेंगलोर, मदुरई, दिल्ली, मुंबई कनेक्टेड है नेशनल हाईवे से 8 से, वाइल नेशनल हाईवे 15 कवर मोस्ट ऑफ द राजस्थान। स्टेट हाईवे की अगर हम बात करें, रोड लिंकिंग अ स्टेट कैपिटल विद डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स आर नोन एज स्टेट हाईवे। जो रोड लिंकिंग की बात करें, जो स्टेट कैपिटल है, स्टेट हाईवे में हम देखते हैं वो रोड हैं जो स्टेट की कैपिटल से लिंकअप होती हैं और डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर तक जाती हैं, नॉन स्टेट हाईवे कहलाती हैं। दीज रोड आर कंस्ट्रक्टेबल, और ये रोडें किसके द्वारा बनाई और मेंटेन, रख रखाव कौन करता है इसका, मेंटेनेंस कौन करेगा, बनाएगा, जो बनाएगा वही तो मेंटेनेंस करेगा, बाय द स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट यानी PWD, लोक निर्माण विभाग के द्वारा, PWD के द्वारा ये सड़कें बनाई जाती हैं स्टेट में और यूनियन टेरिटरीज में। नेक्स्ट में जो रोडें आती हैं वो आती हैं डिस्ट्रिक्ट रोड्स की अगर हम बात करें, दीज रोड जो होती हैं कनेक्ट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, डिस्ट्रिक्ट के जो हेडक्वार्टर है उसको कनेक्ट करते हैं अदर प्लेस से। दीज रोड आर मेंटेन बाय जिला परिषद, जो डिस्ट्रिक्ट रोड होती हैं वो जिला परिषद के द्वारा मेंटेन की जाती हैं, उनका रख रखाव जिला परिषद के अंदर होता है। अदर रोड्स की अगर हम बात करें इंडिया में, जो रूरल रोड्स हैं यानी गांव की जो सड़कें हैं विद लिंक जो होती हैं रूरल एरियाज से, गांव की सड़कें गांव से कनेक्ट होती हैं और विलेज से शहर को लिंक अप करती हैं, क्लासिफाइड की जाती हैं इस कैटेगरी में ये सड़कें। दीज रोड रिसीव स्पेशल इम्पेटस अंडर द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। जो अन्य सड़कें हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ली जाती हैं। इस स्कीम में जो स्पेशल प्रोविज़न है कि हर गांव को, शहर के हर गांव को सड़कों से, शहरों से जोड़ा जाए। कंट्री वाई एंड सीजन मोटरेबल रोड, जहाँ पर हम मोटर चला सकें, मोटर चलाने वाली सड़कों को हम उसमें देखें रखते हैं। नेक्स्ट जो हम रोड देखेंगे इसमें डिस्ट्रिक्ट रोड हमने देखा, इसमें
डिस्ट्रिक्ट रोड्स और अदर रोड्स में देखा हमने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरू की थी अपने जन्मदिन पर 25 दिसंबर से। आज हम देखते हैं कि बहुत सारे गांव में सड़कें पहुंच चुकी। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत आज हर गांव में सड़कें हैं और ये गांव शहरों से जुड़े हुए हैं। बॉर्डर रोड्स की अगर हम बात करें, अपार्ट फ्रॉम दीज बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको BRO बोलते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है। इसका काम जो है कंस्ट्रक्ट करना सड़कों को और मेंटेन करना इन बॉर्डरिंग एरिया, जो बॉर्डर वाले इलाके हैं, सीमा वाले इलाके जो दूसरे देश से सीमा लगती है। दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज इस्टेब्लिश इन 1960 में BRO की स्थापना हुई थी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रोड ऑफ स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस। जो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है सड़कों का नॉर्थन और नॉर्थन ईस्टर्न बॉर्डर एरियाज में, दीज रोड हैव इम्प्रूवेबल, इन सड़कों ने क्या किया, इम्प्रूव कर दिया एक्सेसिबिलिटी इन एरियाज ऑफ डिफिकल्ट टराइंस। जहाँ कठिन तराई वाले इलाके हैं वहाँ पर आर्थिक विकास क्या हो रहा है, तेजी से हो जाएगा। उन इलाकों में जहाँ ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल नहीं है वहाँ पर हम अगर रोड कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उस जगह पर इंडस्ट्रियलाइजेशन को पॉसिबल किया जा सकता है और उस एरिया को डेवलप किया जा सकता है। रोड कैन, अगर हम रोड को देखें, रोड कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ मटेरियल्स। मटेरियल्स के आधार पर अलग अलग मटेरियल्स यूज होता है कंस्ट्रक्शन करने में, उसके आधार पर रोड को हम क्लासिफाइड कर सकते हैं दो भागों में। एक तो मेटल्ड होती है जिसमें पिच किया होता है, एक अनमेटल्ड रोड होती है जिसमें ऊपर से डामर नहीं किया होता है, यानी बिना पिच वाली। मेटल्ड रोड जो होती है वो सीमेंट की भी हो सकती है, कंक्रीट की हो सकती है, इवन बिटुमेन ऑफ कोल, जो तारकोल बनता है, तारकोल की भी ज़्यादातर तारकोल की, और उसमें बजरी रोड़ी मिक्स किया जाता है, इससे सड़कें बनाई जाती है। देयरफॉर दीज आर ऑल वेदर रोड, मतलब सभी मौसम के लिए उपयुक्त मानी जाती है। जो बिटुमेन ऑफ कोल की, तारकोल की बनती है या सीमेंट की बनी होती है। अनमेटल्ड रोड जो होती है गो आउट ऑफ यूज, जो अनमेटल्ड रोड होती है बरसात के मौसम में वहाँ पर पॉसिबल नहीं होता है ट्रांसपोर्टेशन। बरसात के मौसम में काफ़ी ख़राब कंडीशन हो जाती है, वहाँ पर कीचड़ हो जाता है और वहाँ पर एक्सीडेंट के खतरे भी रहते हैं इस तरह से। दूसरा, अगर हम रोडों की डेंसिटी देखें, द लेंथ ऑफ रोड पर 100 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया में डेंसिटी ऑफ रोड जानी जाती है। जो लेंथ है रोडों की वो 100 स्क्वायर किलोमीटर रखी जाती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रोड जो है, जो रोडों का डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्म नहीं है, एक स्टेबल कंडीशन में नहीं है, मतलब एक समान स्थिति में नहीं है। डेंसिटी ऑफ ऑल, अगर हम डेंसिटी की बात करें सड़कों की, वो अलग अलग है हर स्टेट में। फ्रॉम ओनली 10 किलोमीटर, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें केवल 10 किलोमीटर ही है वहाँ पे, और 10 किलोमीटर इन जम्मू कश्मीर टू 375, और जबकि केरला में 375 है। तो कंपेयर कर सकते हैं जम्मू कश्मीर के रोडों की डेंसिटी और केरला की। विद द नेशनल एवरेज को अगर हम देखें, अब 75 किलोमीटर हमें दिखता है। रोड ट्रांसपोर्टेशन जो भारत में देखें अगर हम, नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, अब प्रॉब्लम्स क्या है यहाँ पर। अभी तक तो हमने रोड ट्रांसपोर्ट के एडवांटेज पढ़े थे कि इट प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करता है, एंड मैन क्या करता है, इजीली लोडिंग और अपलोडिंग जो है इसका जो प्राइस है वो काफ़ी लो कॉस्ट रहती है। द कॉस्ट ऑफ लोडिंग एंड अनलोडिंग इज क्वाइट लोअर देन द अदर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। और इन तराइंस में, तराई वाले भागों में या जहाँ टोपोग्राफी है हिली एरियाज में, जहाँ अदर जो ट्रांसपोर्टेशन है पॉसिबल नहीं हो पाता, रोड को हम आसानी से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अगला हमने ये पढ़ा था कि जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो काफ़ी कम है इन कंपैरिजन टू रेलवे। रेलवे कंस्ट्रक्शन के में जो कॉस्ट लगती है उसके मुकाबले में हम अगर रोड बनाएं किसी जगह पर तो उसका जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लगेगा उसमें वो काफ़ी कम लगेगा। कीपिंग इन व्यू अगर हम देखें कौन सी प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है सड़कों में, कीपिंग इन व्यू द वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक, जो ट्रैफिक का वॉल्यूम है, संख्या है, और पैसेंजर है, रोड नेटवर्क। एक तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है,
ट्रैफिक प्रॉब्लम तो है हमारे यहाँ, क्योंकि जो रोडों की डेंसिटी है वो ज़्यादा नहीं है और पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से है, और हम देखते हैं कि सड़कों पर लोग इधर उधर पार्किंग कर देते हैं, इस वजह से जो सड़कों के वैसे भी लेंथ है वो और कम हो जाती है। एंड पैसेंजर जो है, पैसेंजर द रोड नेटवर्क, और रोडों का जो नेटवर्क है, जाल है जो सड़कों का, वो पर्याप्त तो नहीं है। आज भी हम पहाड़ों में या बड़े बड़े शहरों में देखते हैं रिंग रोड्स नहीं है। अबाउट हाफ ऑफ द रोड, जहाँ आधे से हाफ ऑफ द जो रोड है अनमेटल्ड रोड है, यार पक्की सड़कें भी नहीं है, और एडुकेट पर्याप्त मात्रा में सड़कें भी नहीं है, और जो सड़कें हैं वो मेटल्ड भी नहीं है, तो ट्रैफिक ज़्यादा जाम हो जाता है यहाँ। लिमिट देयर यूज ड्यूरिंग द रेनी सीजन, हम देखते हैं जो यूज है रेनी सीजन में लिमिट्स बहुत कम हो जाता है। नेशनल हाईवे आर इनएडुकेट, और हमारे देश में जो नेशनल हाईवे हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग की जो सड़कें हैं वो बहुत ही कम है, और जो हैं भी तो उनकी कंडीशन बहुत ख़राब है। मोस्ट ऑफ द ब्रिजेज, और बहुत जगह पर जो पुल है एंड कल्वर्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा पुराने पुल हैं यहाँ पर, और नैरो कंजेस्टेड है जिसमें 2-3 गाड़ियाँ आसानी से नहीं जा पाती हैं। नेक्स्ट हम आप पढ़ेंगे रेलवेज के बारे में। रेलवे एग्जाम में आ चुका है रेलवे के बारे में क्वेश्चन। रेलवे आर द प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जो रेलवेज हैं प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के सिद्धांतिक मोड है फॉर फ्राइट, जो बेड़ा है रेलवे का जो बेड़ा है, एंड पैसेंजर इन इंडिया, जो पैसेंजर हैं भारत में, रेलवे ऑल्सो मेक इट पॉसिबल, रेलवे क्या करता है पॉसिबल टू कंडक्ट मल्टीपेरियस एक्टिविटीज़। कैसी एक्टिविटीज होती हैं वो, जैसे बिजनेस करना है, साइट सीइंग है, पिलग्रिमेज जो तीर्थ यात्री जाते हैं तीर्थ के लिए, अलॉन्ग विद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, लंबी दूरी की यात्रा करने के लिए, जैसे व्यापारी अपना सामान लेके जा रहे हैं या पिलग्रिमेज जा रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम एन इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट माना जाता है। इंडियन रेलवे हैव बीन अ ग्रेटर इंटीग्रेटिंग फोर्स, जो इंडियन रेलवे हम देखते हैं ग्रेटर इंटीग्रेटिंग मतलब एक कर रहा है, एक शक्ति लगा रहा है फॉर मोर देन फोर्स 150 ईयर्स से भी ज़्यादा समय से। रेलवे इन इंडिया, भारत में जो रेल है बाइंड यानी बांधती है इकोनॉमिक लाइफ को, देश की जो इकोनॉमिक लाइफ है उसको एक सूत्र में बांधती है, एज वेल एज एक्सेलरेट द डेवलपमेंट, और एक गति देती है, एक्सेलरेट करती है जो उद्योगों का विकास हो रहा है, जो कृषि का विकास हो रहा है, उसमें ये रेलवे ट्रांसपोर्ट का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि ये फास्टेस्ट तो चलती है लैंड पे, क्योंकि एयरवे से हम केवल जो कीमती चीज़ें हैं या बहुमूल्य जो दवाएं हैं उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन जो बल्कि हैवी जो है उनको तो नहीं कर सकते हैं। रेलवे जो इंडिया में है बिल्ड इकोनॉमिक लाइफ को एक जोड़ता है एक सूत्र में, एक्सेलेंट गति प्रदान करता है इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर को। इंडियन जो रेलवे है हैव नेटवर्क ऑफ 7031 स्टेशन है, ये पुराना डाटाज है, स्प्रेड ओवर है रूट लेंथ, जो कि इसकी रूट लेंथ है लंबाई है कहाँ तक फैली हुई है 63,221 तक, और इसका फ्लीट है, फ्लीट कहते हैं बेड़ा को, जो रेलवे ट्रैक्स बनते हैं उनका जो पूरे भारत भर में कहाँ कहाँ ट्रैक है उसको बेड़ा बोलते हैं। 7,817 लोकोमोटिव्स इंजन्स हैं, 5,321 पैसेंजर सर्विसेज, और जो व्हीकल्स हैं 4,904 अदर कोचेज व्हीकल्स भी हैं इस तरह से 220 और 170 वैगॉन्स है एज ऑन 31 मार्च 2004 का आंकड़ा है। ये एक डाटा देता है कि इंडियन जो रेलवे है लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर माना जाता है भारत में, सबसे ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। द फर्स्ट ट्रेन जो था स्टीम ऑफ फ्रॉम मुंबई टू थाने 1853 में, कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 34 किलोमीटर तक डिस्टेंस है इसकी। जो इंडियन रेलवे की अगर हम बात करें, इसमें आपको पता होना चाहिए कि जो गॉज होती है ब्रॉड गेज, 3 गेज होते हैं, ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज, तो इनकी लेंथ जो है 1.67 है ब्रॉड गेज की। मेट्रो गेज जो चौड़ाई होती है रेलवे ट्रैक्स में उसको 3 भागों में बांटा है, ब्रॉड गेज, मीटर गेज, मेट्रो गेज और नैरो गेज में। इंडियन जो रेलवेज हैं हम देखते हैं इज नाउ ऑर्गेनाइज इनटू 16 जोन में बांटा गया है भारतीय रेलवे को। जोन स्टेशन से समझ सकते हैं आप, 16 जोन है, जैसे ईस्ट जोन,
वेस्ट जोन, नॉर्थ जोन, साउथ जोन, फिर नॉर्थ ईस्ट जोन, सेंटर जोन, ऐसे करके 16 जोन है हमारे इंडिया में। आज की डेट में 17 जोन हो चुके हैं। एक कलकत्ता जोन भी बन चुका है, जिसे मैंने आपको बताया दिल्ली का जोन होगा, जयपुर जोन है, चेन्नई का जोन है, इलाहाबाद जोन है, जबलपुर जोन है, हाजीपुर जोन है। द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न की अगर हम बात करें, रेलवे नेटवर्क इन कंट्री हैज बीन लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय द साइकोग्राफी, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर। जो एक डिस्ट्रीब्यूशन है रेलवे नेटवर्क का हमारे देश में, लार्जली इन्फ्लुएंस किसके द्वारा प्रभावित है वो रेलवे का नेटवर्क? साइकोग्राफिक जो है, इकोनॉमिक आर्थिक रूप से, और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक फैक्टर्स है। नॉर्थर्न प्लेन्स जो है, और उत्तर के मैदान की बात करें, वास्ट लेवल में यहाँ पर लैंड है, हाई पॉपुलेशन ज़्यादा है यहाँ पे, डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी है, और एग्रीकल्चर रिसोर्सेज में रिच माना जाता है ये नॉर्थर्न प्लेन्स। जो क्या प्रोवाइड करता है? फेवरेबल यानी कि अच्छी कंडीशंस यहाँ की ग्रोथ के लिए। हाउएवर लार्ज नंबर ऑफ रिवर, हालांकि जो बहुत ज़्यादा नदियाँ हैं उसमें ब्रिज बनाना पड़ता है हमें रेलवे ट्रैक्स के लिए। हमें नदियों में पुल बनाना पड़ेगा, फिर पुल में हमें रेलवे ट्रैक्स लगाने पड़ेंगे। और क्रॉस दियर वाइड बेड्स पोस्ट सम ऑब्स्टिकल, लेकिन इसमें क्या कुछ बाधाएं, ऑब्स्टिकल में कुछ बाधाएं हैं। इन द हिली तराइन्स में, पहाड़ी इलाकों में, ऑफ द पेनिनसुलर रीजन में, रेलवे ट्रैक्स आर लेड, जो रेलवे ट्रैक्स हैं लेड टू द लो हिल्स, नीची पहाड़ी में बनाए जाते हैं रेलवे ट्रैक्स, जहाँ पेनिनसुलर प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में, गैप्स और टनल, जहाँ गैप होते हैं, और यहाँ जहाँ पर नीची पहाड़ियों में कभी कभी सुरंग बनाई जाती है। द हिमालयन माउंटेनियस की अगर हम बात करें इस रीजन्स में, टू आर अनफेवरेबल, फेवरेबल नहीं है हिमालय क्षेत्रों में रेलवे ट्रैक्स बनाना। कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइंस, क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन चार्जेज कॉस्ट होगी रेलवे लाइंस की, हाई वाले इलाकों में रिलीफ फीच, स्पार्स पॉपुलेशन है, जहाँ पॉपुलेशन काफ़ी दूर है, दूर है पॉपुलेशन की डेंसिटी, एंड लैक ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी वहाँ ज़्यादा नहीं है। वहाँ पर गवर्नमेंट को खाली बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं पैसा खर्च करना पड़ेगा रेलवे ट्रैक्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए, और उतना एडवांटेजियस नहीं है क्योंकि पॉपुलेशन भी ज़्यादा नहीं होती वहाँ पे। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, आर्थिक जो अवसर है वहाँ पर, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन की भी कमी संभावना रहती है। लाइकवाइज इट वाज डिफिकल्ट टू ले रेलवे लाइंस ऑन सैंडी प्लेन, इसी प्रकार से जहाँ सैंडी प्लेन्स है, सैंड होती है, उस जगह पर भी रेलवे लाइन बिछाना बहुत कठिन होता है। वेस्टर्न राजस्थान में जैसे हम देखें, और सैंप ऑफ गुजरात है, दलदली जिस टाइप के इलाके, फॉरेस्ट इलाके हैं, ट्रैक्स ऑफ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, और वहाँ पर रेलवे ट्रैक्स अगर बनाए जाते तो वहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में पेड़ों को काटना पड़ेगा। द कॉन्टिजियस स्ट्रेच ऑफ, अगर हम सैदरी दें, सैदरी की जो पहाड़ियाँ हैं, कुड बी क्रॉस ओनली दो गैप्स में, वहाँ पर दर्रे बनाए गए, जो घाट है वहाँ पर। इन रिसेंट टाइम में जो डेवलपमेंट अगर हम देखते हैं कोंकण का, जो कोंकण रेलवे जो महाराष्ट्र गोवा में जाता है, कोंकण रेलवे अलॉन्ग वेस्टर्न कोस्ट में फैसिलिटेट द मूवमेंट, फैसिलिटी दी है मूवमेंट की, पैसेंजर और गुड्स। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक रीजन माना जाता है, क्योंकि जो कोंकण वहाँ पर एक हम कह सकते हैं कि मिनरल वाला इलाका है, मिनरल्स वहाँ अवेलेबल है, तो वहाँ पर आसानी से पैसेंजर ट्रेन के द्वारा या जो सामान जो होती है उस वो ट्रेन के द्वारा आसानी से हम गुड्स को इधर से उधर ले जा सकते हैं। इट हैज़ ऑल्सो फेस अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम, इसके साथ साथ जहाँ इतने एडवांटेजेस हैं पैसेंजर्स के लिए मूवमेंट करने के लिए एक जगह से दूसरे जगह पर, इसके अलावा कुछ प्रॉब्लम्स भी हमें फेस करनी पड़ती है, सच एज सिंकिंग ऑफ ट्रैक्स इन सम स्ट्रेच, और कई बार लैंडस्लाइड जब हो जाती है, लैंडस्लाइड के कारण रेलवे ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल नहीं हो पाता है। टुडे अगर हम देखें द रेलवे हैव बिकम मोर इम्पॉर्टेंट, आज हम देखते हैं जो रेलवे है बहुत इंपॉर्टेंट बन चुका है इन अवर नेशनल इकोनॉमी के लिए, देन ऑल द अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जिसने अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को भी एक साथ दिया है, पुट टुगेदर। हाउएवर रेल ट्रांसपोर्ट जो है सफ़र फ्रॉम सर्टेन प्रॉब्लम, हालांकि जो रेल ट्रांसपोर्ट है वो कई सारी प्रॉब्लम से सफ़र करता है, एज वेल एज मैनी पैसेंजर ट्रैवल विदाउट टिकट। आज हम देखते हैं कि बहुत सारे जो पैसेंजर हैं बिना टिकट के ट्रैवल करते हैं,
थेफ्ट, चोरियां बहुत होती हैं रेलवे में, और बहुत सारे लोग रेलवे प्रॉपर्टी को डैमेज कर देते हैं, पंखे तोड़ देते हैं या सीट फाड़ देते हैं, चोरियां होती हैं। और कभी कभी तो अननेसेसरली वो ट्रेन को रोक भी देते हैं बहुत सारे लोग बिना किसी रीज़न के। ट्रेन की जो चेन होती है उसको खींच देते हैं, उससे ट्रेन रुक जाती है। हैज़ नॉट येट स्टॉप्ड, अभी तो पूरी तरीके से इन चीज़ों को, रेलवे प्रॉपर्टी का नुकसान करना, बिना टिकट के ट्रैवल करना, या थ्रेफ्टिंग है, डैमेजिंग है रेलवे प्रॉपर्टी को, ये चीज़ें रुकी नहीं है अभी। पीपल स्टॉप द ट्रेन, पुल द चेन अननेसेसरली, बिना किसी रीज़न के। इससे क्या होता है, रेलवे की टाइमिंग में गड़बड़ हो जाती है। एंड दिस कॉज हैवी डैमेज, और जिसके कारण से रेलवे में हैवी डैमेज, बहुत सारा नुकसान होता है। थिंक ओवर इट, हाउ कैन वी हेल्प, इसके बारे में सोचना होगा कि हम रेलवे को कैसे मदद कर सकते हैं रनिंग एज शेड्यूल टाइम्स पर, क्योंकि रेलवे को चलने का एक टाइम होता है, उस टाइम के अकॉर्डिंग रेलवे चलती है, और उस टाइमिंग के अकॉर्डिंग वो रेलवे स्टेशन पर कुछ देर के लिए रुकती है। इन द सेम वे अगर हम देखते हैं पाइपलाइन की बात करें, पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, जो पाइपलाइन है वो ट्रांसपोर्ट करता है नेटवर्क का, इज ए न्यू अराइवल ऑन द ट्रांसपोर्टेशन मैप ऑफ इंडिया। इन द पास्ट दीज वेर यूज टू ट्रांसपोर्ट वाटर। आज के टाइम पे हम जो ट्रांसपोर्टेशन देख रहे हैं नेटवर्क, पाइपलाइन के द्वारा पॉसिबल हुआ है अगर हम भारत के नक्शे में देखें। लेकिन पास्ट के टाइम पे जब पाइपलाइन नहीं थी, जो यही ट्रांसपोर्ट जो किया जाता था वाटर टू सिटीज एंड इंडस्ट्री, ये पाइपलाइन के द्वारा इन्हीं सिटीज में इंडस्ट्रीज के लिए पानी को पहुंचाया था, पानी लाया जाता था। नाउ दे आर यूज फॉर, अब जो ये पाइपलाइन है वो पानी के स्थान पे क्रूड ऑयल को और पेट्रोलियम को प्रोडक्ट्स को और अदर नेचुरल गैसेस को, और फील्ड रिफाइनरीज, फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज में, बिग थर्मल पावर प्लांट्स में, वहाँ पर अदर जो क्रूड ऑयल है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, नेचुरल गैस है, इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है रिफाइनरीज के में, और यहाँ जहाँ फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज हैं, यहाँ वहाँ थर्मल पावर प्लांट है बड़े बड़े, वहाँ पर ट्रांसपोर्ट किया जाता है पाइपलाइन के द्वारा। सॉलिड जो होता है कैन बी ट्रांसपोर्टेड दो ए पाइपलाइन, सॉलिड को भी, जो सख्त चीज़ें, ठोस चीज़ें हैं, उसको भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है पाइपलाइन के द्वारा स्लरी में कन्वर्ट करके। द फार इनलैंड लोकेशन, जो रिफाइनरी हैं हमारे पास दूर है, जैसे बरौनी है, मथुरा है, पानीपत है, गैस बेस फर्टिलाइजर प्लांट्स हैं, वुड बी थॉट ऑफ ओनली बिकॉज ऑफ पाइपलाइन के द्वारा पॉसिबल हुआ है। इनिशियल कॉस्ट जो होती है लेइंग पाइपलाइन इज हाई, शुरुआती जो कॉस्ट होती है, बिगिनिंग इनिशियल कॉस्ट, वो पाइपलाइन कंस्ट्रक्ट करने में काफ़ी हाईली कॉस्ट इन्वेस्ट करना पड़ता है। सब्सिक्वेंट रनिंग कॉस्ट आर मिनिमल, लेकिन जो रनिंग कॉस्ट है, एक बार पाइप हमने कंस्ट्रक्ट कर दी पाइपलाइन, तो उसके बाद जो वेस्टेज है वो नहीं होता है पाइपलाइन से। अगर हम किसी चीज़ को, पेट्रोलियम को या अदर प्रोडक्ट्स को स्लरी बना के हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो वो काफ़ी मिनिमल कॉस्ट होती है। इट रूल अवर ट्रांसशिपमेंट लॉसेस, लॉस होने का खतरा काफ़ी कम रहता है, एंड डिले भी नहीं होता है। देयर आर 3 इंपॉर्टेंट नेटवर्क हैं पाइपलाइन के भी ट्रांसपोर्टेशन हमारी कंट्री में। अगर हम देखें फ्रॉम ऑयल फील्ड की अगर हम बात करें, इफ़ यू टॉक अबाउट द ऑयल फील्ड्स इन अपर आसाम में, कानपुर, आसाम से लेकर कानपुर तक जो उत्तर प्रदेश में है, और इसी तरह से गुवाहाटी आसाम में से बरौनी तक झारखंड में, एंड इलाहाबाद में। इट हैज़ ब्रांचेज बनी है इसकी, बरौनी से हल्दिया तक जाता है, हल्दिया वेस्ट बंगाल में है, राजबंद टू मोरीग्राम, एंड गुवाहाटी टू सिलगुड़ी। सिलगुड़ी हमने देखा था अभी आसाम में, गुवाहाटी से सिलगुड़ी तक पहुंचाया गया है पाइपलाइन। इसी तरह से फ्रॉम सलाया इन गुजरात टू जालंधर, गुजरात में सलाया से जालंधर तक पाइपलाइन बनी हुई है। पंजाब में विरामगाम से मथुरा तक। दिल्ली एंड सोनीपत, सोनीपत हरियाणा में है, दिल्ली एंड सोनीपत में भी इट हैज ब्रांचेज टू करेक्ट। कोयली, कोयली कहाँ है? कोयली गुजरात में है। नवेली तमिलनाडु में है, नियर बड़ोदरा गुजरात। चक्षु एंड अदर प्लेस, इसी तरह से कई सारे स्थान हैं जो पाइपलाइन से जुड़े हुए हैं। पाइपलाइन जहाँ कनेक्टेड है, जिसका कॉस्ट होगा, जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ पाइपलाइन इज ऑल्दो वेरी हाई, बट
जो इसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो मिनिमाइज किया गया है। गैस पाइपलाइंस की अगर हम बात करें फ्रॉम हजीरा इन गुजरात कनेक्ट जगदीशपुर इन उत्तर प्रदेश, वाई विजयपुर इन मध्य प्रदेश में, इट हैज ब्रांचेस टू कोटा, इसकी ब्रांचेज हैं टू कोटा इन राजस्थान, शाहजहांपुर, बबराला एंड अदर प्लेस इन यूपी में। तो हियर वी स्टडीड अबाउट द पाइपलाइंस इन इंडिया विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ट्रांसपोर्टेशंस ऑफ पेट्रोलियम एंड अदर प्रोडक्ट्स। वाटरवेज की अगर हम बात करें, सिंस देयर टाइम इमोरियल इंडिया वॉज वन ऑफ द सी फारिंग कंट्री माना जाता था। इट्स सीमैन, जो जहाज चलाते हैं, जहाज़ों को सीमैन बोलते हैं, सेल करते थे फार एंड नियर, दूर तक, दूर दराज तक, कैरिंग एंड स्प्रेडिंग इंडियन कॉमर्स एंड कल्चर, वो क्या करते थे, फैलाते थे इंडिया के कल्चर को और इंडिया के व्यापार को दूर देशों तक पहुंचाते थे। यहाँ के जो नाविक थे जहाज़ों पर, वाटरवे आर द चीपेस्ट मीन, जो वाटरवे है ना सबसे चीपेस्ट यही है, रेलवे नहीं है सबसे चीपेस्ट, वाटरवे है, पॉल्यूशन भी नहीं होता है इसमें। दे आर द मोस्ट सुटेबल बल, हैवी और बल्कि गुड्स के लिए बहुत ही सुटेबल माना जाता है। इट इज़ ए फ्यूल इफिशियंट बल, यानी कि जो हम फ्यूल जलाते हैं, जिसमें ईंधन जलाते हैं, वो इफिशियंट है और इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, पॉल्यूशन तो होता ही नहीं है उसमें। और मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, इको फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट माना जाता है, सबसे सस्ता है ये, और बल्कि और हैवी गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए तो बहुत ही अच्छा है ये। इंडिया एज इनलैंड जो नेविगेशंस हैं, जो वाटरवे की अगर हम बात करें, 14,500 किलोमीटर है इसकी लेंथ। आउट ऑफ दीज ओनली 3,700 किलोमीटर आर नेविगेबल बाय मैकेनाइज्ड बोट्स। द फॉलोइंग वाटरवे हैव बीन डिक्लेयर्ड एज द नेशनल वाटरवे, बहुत सारे बोट्स ऐसे हैं जो इंडियन गवर्नमेंट ने इनको नेशनलाइज डिक्लेयर किया है, अनाउंस किया है। तो हियर वी आर स्टडिंग गंगा रिवर बिटवीन इलाहाबाद एंड हल्दिया, जो गंगा रिवर है बिटवीन इलाहाबाद से हल्दिया के बीच में 1620 किलोमीटर है, जिसकी नेशनल वाटरवे, हाईवे नहीं बोलेंगे इसको, नेशनल वाटरवे बोलेंगे, नंबर 1 माना जाएगा। ब्रह्मपुत्र रिवर में बिटवीन सादिया एंड धुबरी असम में, ये नेशनल वाटरवे नंबर 2 है, सबसे लंबा ये है गंगा रिवर, इलाहाबाद से हल्दिया के बीच में है। और दूसरा है सादिया से धुबरी के बीच में, सादिया और धुबरी नदी में, ब्रह्मपुत्र नदी पर है ये। तीसरा वेस्ट कोस्ट कैनाल है केरला में, कोट्टापुरम कोम्मन से उद्योग मंडलम एंड चंपाकारा कैनाल में है ये, चंपाकारा नहर है केरल में, 205 किलोमीटर, ये नेशनल वाटरवे नंबर 3 है। द अदर वेबल्स इनलैंड वाटरवे इंक्लूड, जो गोदावरी कृष्णा नदियां हैं, ब्राग सुंदरवन जो है वेस्ट बंगाल में, एंड बकिंगम, ये एक बकिंगम कैनल भी है यहाँ पे इंडिया में, और ब्राह्मणी जो नदी है उड़ीसा में, वहाँ पर भी बनाए रखा है वाटरवे। ईस्ट वेस्ट कैनाल हैं एंड दामोदर वैली कॉर्पोरेशन कैनाल्स हैं, यहाँ पर हम बहुत सारे वाटरवेज देखते हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज इंडियन स्टेट की अगर हम बात करें, जो फॉरेन कंट्रीज हैं, इस कैरीड फ्रॉम पोर्ट, जो बाहर के देश हैं वो क्या करते हैं, कैरीड फ्रॉम, इन पोर्टों से, जो पोर्ट बने हुए हैं इन पोर्टों से कैरी करते हैं, इंपोर्ट करते हैं हमारे कंट्री से बने हुए मैन्युफैक्चरिंग गुड्स को, और हम लोग आसानी से यहाँ से एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर सकते हैं। जो वाटरवेज हमारे पास हैं, वाटर पोर्ट्स हैं, जो 95% जो कंट्री का ट्रेड है वॉल्यूम इज मूव्ड बाय सी। आज हम देखें, अगर वैल्यू के लिहाज से देखें तो 68% है, और खाली व्यापार के लिहाज से देखें वैल्यू उतनी नहीं है, वैल्यूएबल साइज 68% ही है वैल्यू के हिसाब से, लेकिन वैसे देखें तो 95% जो हमारा ट्रेड है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट है, इन्हीं वाटर पोर्टों के द्वारा पॉसिबल हुआ है। क्योंकि जो बहुत सारे पोर्ट हैं हमारे यहाँ पर इंडिया में, उन पोर्टों से जो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स है वो अदर कंट्रीज तक इजीली क्या किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है, और आइदर जो वैल्यूएबल गुड्स हैं अदर कंट्रीज से हम इन्हीं पोर्टों से इंपोर्ट भी कर सकते हैं। मेजर सी पोर्ट्स की अगर हम बात करें, जो मेजर सी पोर्ट्स हैं विद लॉन्ग कोस्ट लाइन्स हैं, जो लंबी, जैसे 7,516.6 किलोमीटर है। इंडिया इज डोटेड विद
12 मेजर यहाँ पर वाटर पोर्ट्स हैं एंड 181 मीडियम्स एंड माइनर पोर्ट्स हैं। माइनर मतलब छोटी है। दीज मेजर पोर्ट्स जो हैं हैंडल 95% इंडिया का फॉरेन ट्रेड हैंडल करती हैं। जो भारत का विदेशी व्यापार होता है इन्हीं पोर्टों के द्वारा होता है। कांडला इन कच्छ, कांडला है एक टाइडल पोर्ट है ये, जहाँ टाइड्स बहुत आते हैं वहाँ पर एक पोर्ट बनाया है भारत का। ये यही है टाइडल पोर्ट कांडला, कच्छ में, गुजरात में। फर्स्ट पोर्ट था ये आज़ादी के बाद बना हुआ, जहाँ टाइड्स आते हैं। टाइडल पोर्ट के नाम से काफ़ी प्रसिद्ध है कांडला। टू ईज द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, इससे क्या आसान बनाने के लिए, जो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड है व्यापार को आसान बनाने के लिए, ऑन मुंबई पोर्ट में इन द वेक ऑफ लॉस ऑफ कराची पोर्ट। जैसे ही इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन हो गया तो कराची पोर्ट के पाकिस्तान में जाने से, आफ्टर द पार्टीशन में कराची पोर्ट के पाकिस्तान में जाने से जो लॉस हुआ। कांडला एक टाइडल पोर्ट है, इस कैटर्स टू द कन्वीनियंट हैंडलिंग ऑफ एक्सपोर्ट। इसमें क्या किया जाता है, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट जो हाईली प्रोडक्टिव ग्रेनरी है, अनाज वगैरह। इंडस्ट्रियल बेल्ट है स्ट्रेचिंग अक्रॉस द स्टेट, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान और गुजरात में के लिए क्या करता है, चीज़ों को एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करता है। मुंबई इज द बिगेस्ट पोर्ट, इसी तरह से अगर हम मुंबई की बात करें काफ़ी बड़ा पोर्ट माना जाता है, बिगेस्ट पोर्ट, और स्पेशियस भी है ये, नेचुरल है, वेल सेटल्ड है, हार्बर माना जाता है। तो जवाहरलाल नेहरू, मुंबई तो बिगेस्ट पोर्ट है, इस वहीं पर एक जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी है, प्लान विद व्यू टू डिकंजेस्टेड। मुंबई पोर्ट को भी बर्डन हो गया था, तो इसके बर्डन को कम करने के लिए डिसकंजेस्टेड हो गया था ये, एक अलग से जवाहरलाल नेहरू नाम से एक पोर्ट बनाया गया। एंड सर्व्ड, जो क्या कर रहा है, सर्व कर रहा है एज ए हब पोर्ट, किसके रूप में, एक हब पोर्ट के रूप में इस रीजन में। और इससे अलावा मरमरा गाँव पोर्ट गोवा में आता है, मरमरा गाँव प्रीमियर आयरन आर एक्सपोर्टिंग। इस मरमरा गाँव पोर्ट से हम क्या करते हैं, आयरन को एक्सपोर्ट करते हैं अदर कंट्रीज में। द पोर्ट अकाउंट्स फॉर अबाउट 50% ऑफ इंडियन आयरन, लगभग इस पोर्ट से 50% तक इंडिया आयरन क्या करते हैं, हम एक्सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा जो न्यू मंगलौर पोर्ट है बेंगलोर में, कर्नाटक में है, एक्सपोर्ट करता है आयरन को। कंसंट्रेट जो कुंदरमुख में है, कुंदरमुख माइंस कर्नाटक में। कोच्चि इन एक्सट्रीम साउथ, कोच्चि कहाँ है, केरला में है, साउथ वेस्टर्न पोर्ट माना जाता है, लोकेटेड इन लेगून, लेगून लेक भी है ये। तो इस तरह से हमने देखा मरमरा गाँव, मरमरा गाँव कहाँ है, गोवा में। ऐसे ही कर्नाटक में हमने देखा केरल में, हमने देखा कोच्चि है केरल में, कांडला है गुजरात में। एक पोर्ट एग्जाम में पूछ देता है, कोई भी एक पोर्ट, जैसे पारादीप है, एक पोर्ट है पारादीप उड़ीसा में है। ऐसे मरमरा गाँव, मरमरा गाँव कहाँ है, गोवा में। कांडला गुजरात में, पारादीप उड़ीसा में। तो विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम जो वाटर पोर्ट है वो इंडिया का सबसे गहरा वाटर पोर्ट है, आंध्र प्रदेश में, ये याद रखिएगा। मरमरा गाँव गोवा में, कोच्चि केरला में, कांडला गुजरात में। इस तरह से हम देखते हैं देयर आर नंबर ऑफ पोर्ट इन आवर कंट्री दैट प्रोवाइड एक्सपोर्ट इंपोर्ट फैसिलिटी और एक ग्रोथ देता है देश के लिए, एक देश की इकोनॉमी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस वैल्यूएबल माने जाते हैं। दीज पोर्ट्स आर सो वैल्यूएबल फॉर द ग्रोथ ऑफ आवर कंट्री। इसी तरह से अगर हम देखें, हमने देखा कोच्चि केरला में। मूविंग अलोंग द ईस्ट कोस्ट की अगर हम बात करें, मूविंग अलोंग द ईस्ट कोस्ट अगर हम एरिया देखते हैं, यू वुड सी दैट एक्सट्रीम साउथ ईस्टर्न पोर्ट तूतीकोरिन,
एक पोर्ट है तूतीकोरिन जो तमिलनाडु में है। इन तमिलनाडु दिस पोर्ट एज अ नेचुरल हार्बर, जो ये पोर्ट है नेचुरल हार्बर है एंड रिच इंटरलैंड्स, यानी प्राकृतिक रूप से बना हुआ है तूतीकोरिन। दस इट एज ए फ्लोरिशिंग ट्रेड, इसलिए एक फ्लोरिशिंग है, उभर रहा है, हैंडलिंग ओवर ए लार्ज वैरायटी ऑफ कार्गोज टू इवन अवर नेबरिंग कंट्री। यहाँ बहुत अच्छी प्रकार की वैरायटी के जो कार्गोज हैं वो क्या किए जाते हैं, इवन अवर नेबरिंग कंट्री लाइक श्रीलंका, मालदीव एटसेट्रा। हम श्रीलंका, मालदीव एटसेट्रा में नेबरिंग कंट्री में इसको भेजते हैं। एंड कोस्टल रीजन ऑफ इंडिया में चेन्नई इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट, जो चेन्नई का पोर्ट है वो सबसे ज़्यादा क्या है, ओल्डेस्ट माना जाता है, सबसे पुराना आर्टिफिशियल पोर्ट है ये भारत का। इट इज रैंक नेक्स्ट टू मुंबई, मुंबई के बाद नेक्स्ट इसी को माना जाता है ट्रेड और कार्गो के रिलेटेड। विशाखापट्टनम जो है डीपेस्ट लैंडलॉक्ड वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट है। द पोर्ट वॉज ओरिजिनली कंसीव एज एन आउटलेट ऑफ आयरन और एक्सपोर्ट के लिए माना जाता था, बहुत ही इम्पोर्टेंस। पारादीप पोर्ट जो उड़ीसा में है वो भी एक इम्पॉर्टेंट है, स्पेशलाइज इन द एक्सपोर्ट, आयरन ओर का एक्सपोर्ट करता है पारादीप। ऐसे ही जो कोलकाता है इज एन इनलैंड रिवरलाइन पोर्ट है, ये अंदरूनी जो बना हुआ है रिवराइन पोर्ट है, नदी पर जो बना है। द पोर्ट सर्व ए वेरी लार्ज एंड रिच इंटरलैंड ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन को कवर करता है ये वाला पोर्ट। बीइंग ए टीडल पोर्ट होने के कारण इट रिक्वायर कांस्टेंट ड्रिजिंग ऑफ हुगली नदी से क्या चीज़ है, पानी चाहिए। हल्दिया पोर्ट वाज डेवलप एज ए सब्सिडरी पोर्ट, जो हल्दिया पोर्ट है, हल्दिया कहाँ है, वेस्ट बंगाल में। कांडला कहाँ है, गुजरात में। पारादीप कहाँ है, उड़ीसा में। तूतीकोरिन कहाँ है, तमिलनाडु में। मरमरा गांव कहाँ है, गोवा में। कोच्चि कहाँ है, केरला में। टीडल पोर्ट इट रिक्वायर कांस्टेंट रीडिंग होगी। हल्दिया पोर्ट वाज डेवलप किया गया था रिलीव ग्रोइंग प्रेशर, जो कोलकाता पोर्ट है उसको प्रेशर को कम करने, जैसे मुंबई पोर्ट है, मुंबई पोर्ट का प्रेशर कम करने के लिए एक जवाहरलाल एयरपोर्ट बनाया गया था इंडिया में, क्योंकि वहाँ पर बर्डन बहुत ज़्यादा हो गया था, ज़्यादा डिपेंडेंसी उसी पर रह गई थी। इसी तरह से अगर हम बात करें इंडिया में, हम देखेंगे हमने वाटरवेज पढ़ा, हमने लैंड ट्रांसपोर्ट पढ़ा, फिर हमने दूसरा रेलवेज पढ़ा, तीसरा हमने वाटरवेज पढ़ा, एंड फोर्थ वे आपको हम बता रहे हैं एयरवेज के बारे में। एयरवेज जैसा कि हम जानते हैं एयर ट्रैवल टुडे द फास्टेस्ट वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा तेज़ी से चलने वाला, मोस्ट कंफर्टेबल भी है, तेज़ी से चलता है, एक तेज़ी के साथ साथ कंफर्टेबल है, तीसरा प्रेस्टिजियस है, सम्मानजनक। क्योंकि शायद लाइफ में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिसने हर किसी ने एयरवे से ट्रैवल नहीं किया होता है, हर किसी ने नहीं किया होता है। अब इसके पीछे रीज़न क्या है, फास्टेस्ट है, कंफर्टेबल है, प्रेस्टिजियस है, तो जाहिर सी बात है ये महंगा होगा। एयरवे क्या होगा, सबसे महंगा कॉस्ट होगा अगर हम इसमें से ट्रैवल कर रहे हैं तो। दूसरा इट कैन कवर, जो एयरवे है वो क्या कवर करता है, डिफिकल्ट जो तराइन्स हैं, जैसे हाई माउंटेन्स हैं, बड़े ऊंचे तराइन्स में हम क्या क्या आते हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, ड्रेयर डेजर्ट्स हैं, रेगिस्तान, घने जंगल हैं, और लॉन्ग ओशनिक स्ट्रेचेज हैं, ग्रेट ईज, आसानी से इनको कवर कर सकता है। हमने कुछ बनाना थोड़ी है, आसानी आसमान में उड़ता है। जैसे रेलवे ट्रांसपोर्ट के लिए हमें रेलवे ट्रैक्स बनाने पड़ते हैं, या लैंड ट्रांसपोर्ट के लिए हमें रोड्स कंस्ट्रक्ट करनी पड़ती हैं, जैसे वाटरवे के लिए खाली पोर्ट बनाने पड़ते हैं, ऐसे ही हमें एयरवेज के लिए केवल एयरपोर्ट बनाना पड़ता है। मार्क द प्रेजेंस ऑफ बिग रिवर, जो बड़ी बड़ी नदियां हैं, डिस्ट्रैक्टेड रिलीव, डेंस फॉरेस्ट है, जो घने जंगल, फ्रीक्वेंट फ्लड्स, और एकदम से जहाँ बाढ़ें आती हैं, इंटरनेशनल फ्रंटियर। तो हम देखते हैं तो बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, डिस्ट्रैक्टेड रिलीफ, डेंस घने जंगल है, फ्रीक्वेंट फ्लड जहाँ तेजी से बाढ़ आ रही है, इंटरनेशनल फ्रंटियर, इन द एब्सेंस ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट, जहाँ पर एयर ट्रांसपोर्ट पॉसिबल नहीं होता है।
यहाँ एब्सेंस होता है, एयर ट्रेवल हैज मेड एक्सेस ईजियर। जो एयर ट्रैवल हम देखते हैं उसने क्या कर दिया है, बहुत ही ज़्यादा इजी बना दिया है। किसी जगह पर अगर डिजास्टर के टाइम पर हम देखते हैं, ये नेचुरल क्लैमिटीज़ के टाइम पे हम देखते हैं, आसानी से हम क्या करते हैं, राहत सामग्री यानी जैसे दवाई, वैल्यूएबल दवाएं हैं, या किसी पेशेंट को कहीं पे पहुंचाना है, या रेस्क्यू ऑपरेशन है, या किसी दबे हुए लोगों को किसी जगह पर उनको वहाँ से दूसरी जगह पहुँचाना है, उस टाइम के लिए जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। एयर ट्रांसपोर्ट अगर हम बात करें, एम्बुलेंस वाली अलग होती हैं जिसमें केवल पेशेंटों को ले जाया जाता है। एयर ट्रांसपोर्ट नेशनलाइज की गई थी 1953 में। ऑन द ऑपरेशनल साइड हमने कहा इंडियन जो एयरलाइंस है, अलायंस एयर, सब्सिडी ऑफ इंडियन एयरलाइंस और प्राइवेट शेड्यूल एयरलाइंस, नॉन शेड्यूल्स भी हैं इसमें। ऑपरेटर प्रोवाइड डोमेस्टिक एयर सर्विस यानी घरेलू उड़ान जिसे बोलते हैं, जो देश के अंदर ही अंदर उड़ती हैं सेवाएं। एयर इंडिया प्रोवाइड, जो एयर इंडिया, अब तो दोनों एक ही हो गई है, एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस सब एक ही हो गई, मर्ज्ड हो गई है एक ही में। इंडिया प्रोवाइड इंटरनेशनल एयर सर्विसेज। पवन हंस जो है, हेलीकॉप्टर जो सेवा चलती है हमारे देश में, पवन हंस है उसका नाम, पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड प्रोवाइड हेलीकॉप्टर सर्विस टू ऑयल एंड नेचुरल गैस। सर्विस प्रोवाइड करता है किसको, टू ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन जो है इन इट्स ऑफ शोर ऑपरेशंस टू इनएक्सेसिबल एरिया। कुछ किस एरिया में इनएक्सेसिबल, जब मतलब जिन एरिया में पहुंच नहीं पाते हैं, पहुंच से दूर है उन एरिया में, जहाँ डिफिकल्ट टराइन्स हैं, हिली एरिया या फॉरेस्टी एरियाज हैं, लाइक द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न पहाड़ी इलाके हैं जहाँ जंगल हैं बहुत दूर दूर तक, और इंटीरियर पार्ट हैं जो जम्मू कश्मीर के, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के। जैसे केदारनाथ में जाना होता है तो उस समय के लिए एयरवे सेवा शुरू की है सरकार ने, क्योंकि बहुत हाइट में है तो लॉन्ग जर्नी को आसान बनाने के लिए एयरवे शुरू किया है। एयरलाइंस ऑपरेशन ऑल्सो एक्सटेंड्स जो करती है टू नेबरिंग कंट्री के लिए भी, साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट में भी। हम अक्सर देखते हैं एयरवे जो फास्टेस्ट मीन्स माना जा रहा है, डिजास्टर्स के टाइम पे बहुत वैल्यूएबल्स माना जाता है जो एयरवे है। और तराइन्स इलाके हैं, फॉरेस्ट कवर है, ओशियन कवर कर रहा है, डेजर्ट इलाके हैं, इसमें क्या है काफ़ी वैल्यूएबल्स है। एयर ट्रैवल फास्टेस्ट भी है और प्रेस्टिजियस भी है ये। एयर ट्रैवल इज़ नॉट विद इन द रीच ऑफ कॉमन, लेकिन हम आज की डेट में भी हम देखते हैं जो एयरवेज है वो कॉमन पीपल की पहुंच से बहुत दूर है, क्योंकि कॉमन पीपल जो उसका फेयर है, जो उसका किराया है, एयरवे का जो टिकट है, वो एफोर्ड नहीं कर पाता है। इट इज़ वेरी कॉस्टली। इट इज़ ओनली इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, कॉमन पीपल की पहुंच से बहुत दूर है। नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट में हम देखते हैं द स्पेशल प्रोविजन आर मेड टू एक्सटेंड द सर्विस। केवल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में ही एक स्पेशल प्रोविज़न बनाए गए हैं जिसमें क्या है, कॉमन पीपल जो है आसानी से पहुंच पाता है वहाँ पे। हम यहाँ मैप देखें, इस चैप्टर से क्वेश्चन आंसर्स के साथ 1 मार्क्स का एक मैप वर्क आता है। वो वाटरवे पूछ सकता है, एयरवे पूछ सकता है, रेलवेज पूछ सकता है, एनी क्वेश्चंस में भी आस्क्ड रिलेटेड टू ट्रांसपोर्टेशन से एक मैप वर्क आना है आपका। अगर हम यहाँ पे बात करें, कॉमन पीपल की पहुँच से काफ़ी दूर है जो एयर ट्रैवल है, केवल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ने इसे पॉसिबल बनाया कहता है। अगर हम यहाँ पर एयरवेज देखें और वाटरवेज देखें तो हम यहाँ देखेंगे हमें दोनों ही याद करना है। एयरवे कभी एयरवे या कभी वाटरवे पूछ देता है एग्ज़ाम में। तो हम यहाँ देख रहे हैं अमृतसर है, अमृतसर में कौन सा एयरपोर्ट है, राजा सांसी। ये कई बार पूछा है एग्जाम में कि अमृतसर में, राजा नाम से याद रखना, राजा सांसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है अमृतसर में। दूसरा दिल्ली में एक एयरपोर्ट है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसका एक लोकल नाम भी है पालम, पालम एयरपोर्ट भी है, बहुत लंबा बड़ा एयरपोर्ट है ये। अगला है कोलकाता, कोलकाता में सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस।
और यहाँ पर हम देख रहे हैं एक नाव जैसी बनी है, इसमें पोर्ट भी है यहाँ पर, हल्दिया पोर्ट जो हमने पढ़ा वेस्ट बंगाल में। और एक अगला पोर्ट हमें यहाँ दिख रहा है उड़ीसा में, पारादीप वाटर पोर्ट। एक और अगला दिख रहा है तीसरा विशाखापट्टनम, सबसे गहरा जो है विशाखापट्टनम। और यहाँ पर मीनबक्कम इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, यहाँ पर हवाई जहाज दिख रहा है चेन्नई में, मीनबक्कम। तूतीकोरिन क्या है? तूतीकोरिन एक एयर वाटरवे है, वाटर बोर्ड तूतीकोरिन तमिलनाडु में। कोच्चि है, कोच्चि भी क्या है? वाटर पोर्ट ही है, कोच्चि और तूतीकोरिन। हाँ, तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसकी कैपिटल, केरल की कैपिटल है यहाँ पे। ऐसे मरमरा गांव गोवा में है। छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट सांता क्रूज के नाम से जाना जाता है। और ये जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट है वो दमदम एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। और दिल्ली वाला इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को पालम एयरपोर्ट भी बोलते हैं। पालम एयरपोर्ट ये है, ये दमदम एयरपोर्ट है कलकत्ता का, सुभाष चंद्र बोस। और छत्रपति शिवाजी के नाम पर, महाराष्ट्र के थे छत्रपति शिवाजी, तो वहाँ उनके नाम के आधार पर इसका एयरपोर्ट का नाम रखा गया छत्रपति शिवाजी, वो मुंबई में है। ऐसे हैदराबाद में दिखा रखा है एक। तो वाटरवेज और एयरवेज बोथ भी कन्फर्म्स। कम्युनिकेशंस के बारे में लेटर वी विल स्टडी इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।